देवा गुप्ता जी, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है कि वो मेरे नस नस में लालू बात भरा हुआ, दिल की अरमाया आंसुओं में बह गए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अंकित शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट जिसका नाम है एएमएस की बातें। हमारे इस फर्स्ट एपिसोड के जो पहले गेस्ट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमें दिया। बिहार के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं सर, और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और आप सभी लोग स्वागत करें श्री राजेंद्र राम जी का। स्वागत है सर आपका मेरे शो में। धन्यवाद, आपको भी स्वागत। सर, बहुत सारे सवाल, और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। नहीं, इससे बात आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। मैं वोटर ज़रूर हूँ, बट मैं अभी तक कभी मिला नहीं मैं आपसे। तो बहुत सारे सवाल हैं सर जो हम लोगों ने लोगों से सुने हैं और हम लोग भी पूछना चाहते हैं आपसे। उनमें से खुशी भी हुई है कि मेरे कर्म भूमि पर आपने बेहतर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको समय देने में मुझे कोई गुरेज नहीं हुई। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टाइम हमें मिला। और सर, पहले शुरुआत करते एकदम बिगनिंग से कि बहुत से लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं कि आपने कहाँ से शुरुआत की, कितने निचले स्तर से आपने शुरुआत किया, क्या तकलीफ़ें आपने देखी हैं इस राजनीतिक सफ़र में अपने। तो पहला सवाल मेरा यही हुआ कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, आपकी जन्मभूमि क्या है, आपका राजनीतिक सफ़र में आपका ये पहला जो शुरुआत थी वो कैसे हुई। तो पहले आप अपने स्कूल लाइफ से बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था, वगैरह वगैरह। देखिए, सबसे पहले तो जी तमाम जो दर्शक हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आदाब सलाम प्रणाम करना चाहते हैं। जी मैं आपको बतलाऊं, बहुत अच्छा लगा कि आपने बिगनिंग टाइम के संदर्भ में मुझसे जानकारी लेने का प्रयास किया। जी मेरी जन्म मामा के घर हुआ, जी, यानी ममहर हुआ। जी वह पिपरा स्टेशन यानी पिपरा विधानसभा के महुआवा गांव है। अच्छा, हाँ जी, वहीं पर मेरी जन्म हुई। उसके बाद मेरा जो घर है, पैतृक घर, जी, वह हरसिद्धि विधानसभा के तुरकोलिया प्रखंड के मथुरापुर ग्राम में है, जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं। मेरे माता और पिता का हालात, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जी बिल्कुल। और शैक्षणिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। शिक्षा के महत्व को शायद मेरे परिवार के बहुत सारे लोग नहीं जानते थे जी, परंतु मुझे याद है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शिक्षा के महत्व को शायद बेहतरी तरीके से समझती थी। उनके अंदर यह जिज्ञासा थी कि नहीं, हमारे बच्चे निश्चित तौर पर विद्यालय जाएं, पढ़ें और पढ़ करके एक अच्छे इंसान बने। तत्पश्चात मुझे मौका मिला और मुझे लगता है कि मेरी एज जो विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा की उम्र होती है उससे कुछ एक्सेस हो चुकी थी। अच्छा। मेरी पहली जो स्लेट कहते हैं वह मेरे मामा जी मेरे लिए खरीदे थे। अच्छा। और मैं विद्यालय गया। विद्यालय जाने के बाद मेरी पढ़ाई प्रारंभ हुई। मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका है जी। मेरे पिताजी निश्चित तौर पर उन्हें सहयोग करने का काम किए। और मेरे पिताजी मजदूर के रूप में थे और वो अपने मजदूरी के बल पे जी अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए हम लोग को शिक्षा देने का प्रयास किए। मतलब सर, जो हमने कहावतें सुनी है कि किसी पुरुष की सफलता में किसी स्त्री का हाथ होता है, वो पूरी तरह से आप पर मतलब फिट बैठता है। निश्चित जी बिल्कुल। तो प्रारंभिक विद्या जो हमारी पढ़ाई हुई मथुरापुर जी विद्यालय थी, प्राथमिक विद्यालय से हुई। 4वीं क्लास तक हम वहाँ पढ़े जी। 5वीं क्लास में पुनः हम चले गए। मेरे घर के बगल में एक कोटवा प्रखंड का ओझा टोला जी एक विद्यालय था, वहाँ हमारी नामांकन हो गई। जी। कोटवा और मेरे घर की दूरी तकरीबन
8 किलोमीटर हो जाती है। जी। मैं पैदल पढ़ने जाता था अच्छा। और फिर शाम को पैदल उधर से लौट करके आता था। मैं 6 क्लास में वहाँ पढ़ रहा था कोटवा। तब तक मेरे मामा जी फिर एक कोशिश किए जी। और इसी जिला में एक सुगांव आवासीय विद्यालय है जो अनुसूचित जाति के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट, जी जी, यानी निःशुल्क शिक्षा और तमाम व्यवस्थाएं दी जाती है। जी। उस समय एग्ज़ाम हुआ करता था, बहुत बड़ी कंपटीशन नहीं, लेकिन हल्की फुल्की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उसमें प्रवेश की व्यवस्था थी। जी जी। मुझे परीक्षा में बैठाया गया, फिर वहाँ मेरी नामांकन हो गई और 6 क्लास से वहाँ सुगांव में, सुगांव आप कछपवा के बगल में है जी। तो 6 क्लास से 10th क्लास तक, जी जी, यानी मैट्रिक तक मैं सुगांव विद्यालय में पढ़ा। सरकार की तमाम सुविधाएं मुझे मिलने लगी। जब उस विद्यालय में मैं गया, उसके बाद में इधर पारिवारिक आर्थिक तंगी और अनेक बीमारियों से मेरे परिवार के लोग जूझ रहे थे। जी जी। कठिनाइयाँ काफ़ी आई। मुझे लगता है कि उन कठिनाइयों में कोई भी बच्चा पढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी माँ हमारी हिम्मत रखती थी और माँ कहती कि नहीं, तुमको पढ़ना है। मेरे पिताजी भी कोशिश किए और मैं उस विद्यालय में मैट्रिक तक की पढ़ाई की। मुझे याद है कि डूबते को एक तिनके की सहारा, एक तिनके का सहारा होता है। एक हमारे यहाँ उनकी ससुराल थी ददहर भी जी। और घर मोतिहारी में उनकी हुई प्रोफेसर नसीम साहब हुआ करते थे। अच्छा। वहाँ आते जाते वो बीच में उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैं पढ़ने की इच्छा जाहिर की जी। परंतु उस समय जब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो फिर गांव के बच्चों को मैं पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। और तकरीबन 8-10 जगह गांव के अंदर घूम करके जी जी, मैं ट्यूशन कराता था। ट्यूशन के माध्यम से अपनी पढ़ाई और परिवार के लोगों को कुछ सहयोग कर देना, आर्थिक सहयोग करना, मैं वहाँ से शुरू किया था। मतलब सर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि आपका प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकतर हिस्सा और अधिकतर जो समय है वो आपने तुरकौलिया क्षेत्र और मोतिहारी क्षेत्र में ही गुजारा। निश्चित। जी जी। फिर मैं वहाँ से कोशिश किया और मैं उनके अच्छी सोच का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे मिला कि मैं नामांकन चाहता हूँ मोतिहारी किसी कॉलेज में। जी। उस समय हम लोग को समझ भी नहीं आता था कि मैट्रिक के बाद क्या करनी है। उस समय तो सर अधिकतर पूरा बिहार ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। केवल ऊंचे तबके के लोग ही थे जिनके पास बहुत सा पैसा था। नहीं, ऊंचे तबके के लोग भी हम देखते थे अपने गांव के अंदर जी, कि जमीन जाते सब होने के बाद भी तंगी रहा था। ऐसा कोई इन 12-11 सालों में कोई ऐसा मनोरंजक घटना जो आपके साथ घटी हो स्कूल की लाइफ में या मैट्रिक तक की पढ़ाई के बीच में, इन 10 सालों में कोई ऐसी घटना बहुत जो मनोरंजक हो? ये मनोरंजक तब घटती है जब पढ़ाई के वक्त में तो अक्सर बच्चों के साथ होता है। उस समय हमारी हॉबी थी फुटबॉल वगैरह का। जी जी। तो फुटबॉल वगैरह खेला करते थे वहाँ। और मुझे याद है कि गाना की भी कभी कभी इच्छा करती थी मुझे। अच्छा जी। परंतु कोटवा के विद्यालय में मैं गाना एक गाया भी था। दिल की अरमाएं आंसुओं में बह गए। जी, बहुत तो मुझे याद है वो। जी जी। तो वहाँ के टीचर थे सुरेंद्र सिंह जी, मुझे बड़ा जो है प्रोत्साहित किए थे जी। कारण कि उस समय हम ये गाना के पीछे मेरी यह सोच थी कि मैं कोशिश तक कर रहा हूँ, लगता है कि मेरे दिल में की जो आरमा है जी वह आंसू में शायद बदल जाएगी। इसलिए ये गाना गा करके मैं सुनाया था। हाँ। अपने उम्र के बच्चों के साथ जो आपके स्कूल में मित्र रहे होंगे, उनके साथ कभी कोई ऐसी घटना जो अक्सर स्कूल के विद्यार्थियों के साथ होती है कि कोई कलह हो जाना
आपस में झगड़ा हो जाना छोटा मोटा किसी बात पर, कोई ऐसी कोई घटना जो आपके दिमाग में छाप छोड़ गई हो? ह्यूमन नेचर तो होता है लड़ाई का, हाँ। परंतु ऊपर वाले ये गॉड गिफ्टेड है जी। कि मेरे अंदर बर्दाश्त की क्षमता काफ़ी है। अगर किसी से कोई बात भी हो गई तो मैं उसको ईगो पर नहीं लेता था, संतोष बहुत है। बस उसको समाप्त कर देता था, फिर उससे गले लगा लेता था। जी। लड़ने की मनसा कभी नहीं रही, लड़ाई की मिजाज भी कभी नहीं रही। अगर कोई लड़ना चाहा तो मैं उसे इग्नोर कर दिया। लड़ाई से मैं बहुत भागते रहा शुरू से। हमारी नामांकन महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज है एक छतौनी में 92 में। बिल्कुल सर, मैं डाटा कलेक्ट किया, हमने भी पूछा होता है आपके बारे में। जी। तो वहाँ मेरी एडमिशन हो गई। जी। एडमिशन हुई तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। हम प्रतिदिन साइकिल से जाया करते थे, क्लास करके आने के बाद फिर जा कर के सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन कराते थे। यानी इनकम का सोर्स वह ट्यूशन हुआ करता था। जी। और उस समय हमको एक मनोरंजक चीज़ दिखा था। उस समय हम लोग को स्टाइपेंड मिलता था। अनुसूचित जाति के बच्चे को, पिछड़ा के बच्चे को सरकार के द्वारा स्टाइपेंड था। जी। तो उस समय ही हमारे अंदर एक नेतृत्व की झलक आई थी। मुझे याद है, 10th में था। जी। तो उस विद्यालय में जो खाना मिलता है, जी, तो एक बार की वाकया है कि जला हुआ रोटी मेस वाले ने दिया। जी। तो मेरे दिल में एकाएक ये बात आया कि नहीं, इसका विरोध होना चाहिए, क्यों गलत कर रहा है। तो रोटी जो जला हुआ था उसको जो है हम इकट्ठा किए और कुछ अपने दोस्तों के साथ मैं सीधे डीएम के यहाँ ट्रेन पकड़ करके आ गया था। जी। और आकर के हमने शिकायत की थी और मेरे शिकायत पर खाना में जो है काफ़ी बदलाव आया, बेहतर खाना मिला। ट्रेन पकड़कर? ट्रेन से आए, सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास? हाँ, सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हम लोग आए थे, शिकायत किया था। एक घटना वह घटी थी जो पॉलिटिकल सेंस थोड़ा सा लगा। जी। आखिर सर, इतने छोटी उम्र में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो इतना कुछ तो करना, इतना ज़्यादा संघर्ष तो बनता ही था। ऐसा कोई हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा मित्र या ऐसा कोई दोस्त होता है जिसका बहुत बड़ा रोल होता है हर गंभीर स्थिति में, हर जगह पे उसने साथ दिया हो, कृष्ण के सुदामा की तरह। तो वैसा कोई ऐसा आपका कोई मित्र जिनका बहुत बड़ा हिस्सा हो आपके जीवन का, उनका कोई आप अगर बताना चाहें उनके बारे में कुछ? तो मित्रता हमारी बहुत लोगों से हुई जी, बट एक स्थिति और परिस्थिति जो है हमारे सामने इतने संघर्ष की स्थिति बनती थी कि फिर उन संघर्षों में उलझ करके बाकी चीज़ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। बिल्कुल। या फिर जीवन को बेहतर तरीके से जीने का अवसर भी प्रदान नहीं हो रहा था। जी। और वहीं से राजनीतिक शुरुआत हुई हमारी। अच्छा। जब हम पढ़ रहे थे वहीं से प्रोफेसर नसीम अहमद साहब जी 92 में ही जी वह चुनाव लड़े थे बेतिया से लोकसभा का। मुझे याद है कि उनके द्वारा कुछ जिम्मेदारियां दी गई, अपनी इच्छा जगी हमको कि इतने ईमानदार नेता के साथ काम करने का मौका मिला है। काफ़ी ईमानदार, उतने ईमानदार व्यक्तित्व मिलना बड़ी मुश्किल है। पैदल उनके बूथों की कागज तकरीबन 30 किलोमीटर चल करके वितरण किया था। जी। और तब से जनता दल हुआ करता था जिसमें नीतीश जी, रामविलास जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग साझा तरीके से उस पार्टी में थे। जी। उस समय से चक्कर छाप हुआ करता था। जी। उस समय हम पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए। जी। मोतिहारी नगर का, जो वर्तमान में अभी लालटेन छाप हो गया है। हाँ, जो वर्तमान में लालटेन छाप। जी। तो उस समय मुझे याद है, और यादा कदा मुझे मौका मिलता था, रामजी शर्मा जी हुआ करते थे। जी बिल्कुल, बैरिया बाजार MLC हुआ करते थे। तो तुर्कोलिया के कोई ऐसे नेता नहीं जिनको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं ना हो। बहुत अच्छे लोग बाद में ट्रैक से थोड़ा हटे थे जो मरते वक्त हुआ चीज़ एहसास भी किए थे। जी। कुछ मिशनरी कामें भी हम लोग करते थे। अनुसूचित जाति के उत्थान, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि, स्वाभिमान दिवस और जन्म दिवस के रूप में भी
यहाँ के कर्मचारी, अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित होती थी जी उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल जब बनी जी उस समय भी पुनः हमको यहाँ इस पार्टी में जिला के अंदर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तब मुझे 2015 में पार्टी के द्वारा टिकट दी गई जी। इस तरह से मुझे लगता है कि मेरा गृह पंचायत हुआ या फिर गृह पंचायत के साथ तुरकोलिया के बहुत सारे आधे से अधिक क्षेत्रों में जी कम उम्र में ही मेरी डिमांड बढ़ने लगी। समझौता के मामले में, पंच के मामले में लोग बुलाना शुरू किया, लोकप्रियता भी बढ़ने लगी और लोगों के दिल में लोकप्रियता नहीं कहिए, लोगों के दिल में जगह और प्यार मिलने लगा। जी जी। प्रतिफल 2011 में मेरी पत्नी जी जिला पार्षद के रूप में सदस्य बनी जी। और 2011 में जब वह जीती तो मुझे याद है कि दल और जाति और धर्म जी सबकी सीमाएं टूट गई थी। जी जी जी। और सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोगों ने मिल करके उत्तर बिहार में सबसे अधिक वोटों से मेरी पत्नी को जिताने का काम किया। निश्चित रूप से आपकी धर्मपत्नी का वो इस इलेक्शन को जीतना पक्का ही था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उनका चेहरा आप थे। हाँ, निश्चित। जी बिल्कुल। आखिर आपने इतना अधिक समय एक जनप्रतिनिधि के रूप में दिया है और इतना लंबा आपका अनुभव रहा है। अधिकारियों से, लेयरों से, डॉक्टरों से बड़ी हमारी अपनी जो है पकड़ होती जा रही थी, लोगों का स्नेह और प्रेम मिल रहा था। लेकिन सर्किल के दोस्तों से के साथ का गाड़ी लेकर के अगर मैं गांवों के अंदर गया जी तो लोगों के का कई एक तरह की प्रतिक्रियाएं आई। मुझे याद है जी एक बार मेरे भाई को, मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का बात बोल दिया था लोग हमारे छोटे भाई को जी जी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करता है तब इस तरह से यह बन करके आता है। जी जी। यानी आरोप प्रत्यारोप की बात शुरुआत हो चुकी थी। मुझे याद है कि फर्स्ट ठेकेदारी हमारी 38,000 की थी जी। और यहाँ से सटहा चीनी मिल सुने होंगे जी जी। वहाँ पैदल साइकिल से जा करके हम वहाँ काम करवा करके। का पहला बड़े आय का जो स्रोत था वो एक ठेकेदार के रूप में था। ठेकेदार के रूप में था। तो सरकारी कार्यों को कराना और संवेदक के रूप में काम करके जी तो धीरे धीरे हमारी आर्थिक माली हालत जो है परिवार की वो जब आय आना शुरू हुआ। हाँ। तो माली हालत अच्छी हुई तो उस पैसे से बहनों की शादी कराना और भाई लोगों की शादी करना और या फिर घर दरवाजे बनाना या फिर गांव के अंदर ज़मीन नहीं था उस ज़मीन वगैरह को अर्जित करना। यानी वहाँ से शुरुआत हो गई थी, थोड़ा बेहतर ज़िंदगी जीने का प्रयास शुरू हो गया। तो हम लोग एक ही जिप्सी से जा रहे थे। जी जी। तुर्की में हमारी एक्सीडेंट हुई थी। जी जी। मुझे लगता है कि उस गाड़ी का 7 राउंड ऊपर नाचने के बाद में आकर के गिरा था। जी जी। और फिर भी हम उसमें जितने लोग थे जी। एक आदमी को सीधे सिर पर थोड़ा लगा लेकिन बाकी सुरक्षित बच गए जी। तो बहुत बाधाएं आई रास्ते में, लेकिन हम अपनी राजनीतिक रास्ते में कोई बदलाव नहीं लाया। 15 में मुझे टिकट मिली जी। अब 15 में जब टिकट मिली तो मुझे सही बात है कि उस समय मुझे अजीब सा लगा कि मैं कभी कोशिश समझा भी नहीं था कि एक वार्ड और मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे इतनी बड़ी मौका मिल गया विधानसभा लड़ने का और मेहनत करके प्रथम बार में ही हम विधानसभा के तरफ चले गए जी। यह बड़ी हम इस मामले में बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति का जन्मभूमि कभी कर्मभूमि नहीं होता, परंतु मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों एक ही जगह है। इसलिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली लगता है कि जब हम विधायक बने और सदन के अंदर गए तो प्रथम बार में ही हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम नमन करते हैं जी, जो गरीबों के मसीहा हैं जी। मेरे जैसे लोग को वह टिकट दिए और विधानसभा जाने का अवसर प्रदान किए। तो मुझे याद है कि प्रथम बार में ही मुझे सचेतक बनाया गया जी। सदन के अंदर सचेतक बनाया गया जी।
और सचेतक को राज्य मंत्री की दर्जा हुआ करती है। जी जी उस समय मुझे सायरन भी मिला, लाल बत्ती मिला। जी 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 और लाल बत्ती मिला और मैं लेकर के जब आया चंपारण के अंदर, तो परिवार सहित मेरे क्षेत्र के सभी लोग मतदाता मालिकों और खर्चकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को भारी मिला और मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। और हम बाबा साहब को भी याद करते हैं, भगवान को भी, ईश्वर को भी याद करते हैं कि इतनी बड़ी मंजिल मुझे और इतनी संघर्ष करते करते जी। और एकाएक मुझे मिली, मुझे काफ़ी खुशी, अपार खुशी हुई मुझे। आखिर उस समय सर वो लाल बत्ती की जो बहुत अधिक ज़्यादा वो महत्वपूर्ण हुआ करती थी उस समय, अधिकतर लोगों को नहीं प्राप्त होती थी। सच्चाई है, सच्चाई जी है, बिल्कुल। सच्चाई है। नहीं तो मुझे याद है कि जी। लाल बत्ती हम ही को मिला जी। और मेरा उतरा तो देश भर का उतर गया। उतर गया। जो उसमें प्रधानमंत्री का डिसीजन आदेश आया था, उसमें हाँ। सारा जो है पूरे राजनेताओं का उतर गया। हाँ, केवल एम्बुलेंस और हाँ बस बस पुलिस के लोगों को रहा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद पुनः हम सरकार में कुछ दिन रहने का मौका मिला। जी फिर सरकार में आदरणीय नीतीश जी की तो अपनी आदत है पलटी मारते रहना, मारने की, कभी इधर कभी उधर। वो अपने कैसे सेफ रहना है, हाँ। तो पलटी मार ही है वो। तो चाचा के पलटी मारने के कारण फिर हम विपक्ष में आए। जी। तो विपक्ष में आने के बाद मुझे प्रदेश से स्पोक पर्सन भी बनाया गया, प्रवक्ता के रूप। 2020 में जब आपको टिकट नहीं मिली थी, 2015 से 20 तक आपका विधायकी का जो भी दौर चला, उसके बाद 2020 में हरसिद्धि में ही ये घटना हुई थी कि जैसा हमेशा किसी राजनेता के लिए विरोध होता है और लोग आगजनी वगैरह करते हैं, तो मैंने भी देखा था कि हरसिद्धि में वहाँ पर आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसके पीछे का कोई कारण हम बताते हैं। नहीं, सच्चाई है। जी जी मुझे लगता है कि 5 वर्षों में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई, सामने नहीं आई जी। और जनता के द्वारा नहीं, जिस ये बीजेपी की जो पार्टियां हैं वह एक साजिश उधर से भी था। जी इस पार्टी को यह बात लगी कि राजेंद्र राम दोबारा लड़ेगा तो फिर जो है परेशानियां होगी। जी जी तो मेरे दल से ही कुछ लोगों को हायर कर लिया जी जी और 1-2 लोग को हायर करने के बाद में इस तरह का अगजनी वगैरह का जो घटनाएं आपने देखा, या बीजेपी और कुछ मेरे दल के भी 1-2 बड़े नेताओं के साजिश का पार्ट था, ताकि राजेंद्र हट जाएंगे तो आसानी से बीजेपी को यह सीटें चली जाएंगी। जी जी हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप आरजेडी के बजाय बीजेपी से आपको कभी टिकट ऑफर हो तो आप उसे स्वीकार करें? देखिए, हम आपको बतावें, जी आपको मैं पहले भी बताया है कि सामाजिक न्याय के धारा को मैं जनता दल से अपनाया। जी जी अगर मैं हाँ बोल दिया रहता तो 2015 में भी बीजेपी से चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान हो जाता। जी बिल्कुल। लेकिन मैं कतई जी सामाजिक जो धाराएं हैं, जी सामाजिक न्याय की जो धाराएं हैं, जी बिल्कुल, उस धारा से विपरीत दिशा में जाने वाला नेता नहीं। मतलब इसका परिस्थिति जो भी आ जाए जी, परंतु मेरे नस नस में लालूवाद भरा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। सामाजिक न्याय की धारा पर चलने की मन और मिजाज है, इसलिए मेरे राजनीतिक विचार में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जी हाँ। तो एक तरफ हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के युवाओं में विश्वास जीते, गरीबों में विश्वास जीते, रोजगार का अवसर प्रदान किए, तो दूसरी तरफ हमारे जैसे कार्यकर्ता को भले ही टिकट नहीं मिला, परंतु 17 महीने की सरकार में मुझे राज्य मंत्री का दर्जा पुनः दिया गया। जी एसी कमीशन का चेयरमैन बनाया। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि हमें पार्टी दी है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और हमारे युवाओं के धड़कन, युवाओं के आइकॉन और बिहार का यूँ कहिए कि भविष्य हैं जी। हर क्षेत्रों में हर जाति के लिए सोचने वाला, रोजगार का मतलब, नौकरी का मतलब ही तेजस्वी प्रसाद यादव। सरकार में हमारे नेता नहीं गए, मुख्यमंत्री नहीं बने,
नहीं तो वादा थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट के प्रथम कलम से प्रथम दिन ही 10 लाख सरकारी नौकरी यहाँ के बेरोजगारों को दिया जाएगा। 17 महीने की सरकार, जब चाचा को लगा कि एक बार बिहार के लिए सोचना चाहिए, पलटी इधर मारे थे। तो जब पलटी मारे थे तो उस समय हमें अवसर प्रदान हुआ और हमारे नेता के अंदर जो इच्छा शक्ति है वह लगातार अपनी इच्छा शक्ति के बल पे 5 लाख सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र जी उस हाथों से बंटवाए जो व्यक्ति नौकरी के नाम पर गाली देख रहे थे। जब हमारे नेता वादा किए थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी हमारे नेता को गाली दिए थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। जी 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 उन्हीं के हाथों से जी 5 लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटवाने का काम किया। अपनी बातों में सर आपने अभी एक शब्द का यूज़ किया, यूथ आइकन। तो मोतिहारी क्षेत्र में अभी यूथ आइकन और नौजवानों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध एक आरजेडी और आपकी ही पार्टी के एक नेता हैं जो अभी वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी मेयर के रूप में, मोतिहारी के मेयर के रूप में नियुक्त हुई हैं, देवा गुप्ता जी। तो उनके बारे में आपके क्या राय है कि वो आप दोनों अक्सर मिले होंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, सवाल है कि किस प्रकार के वो व्यक्ति हैं। पार्टी के अंदर जो भी हमारे पार्टी पदाधिकारी हैं, नेता हैं जी, निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और उनके बेहतर नेतृत्व का प्रतिफल है कि नेता के द्वारा सम्मान, पार्टी सम्मान और इज्जत भी देती है। जी जी इसलिए तो कोशिश और मेहनत तो उनकी है, उनके मेहनत का प्रतिफल ही है कि फर्स्ट बार में ही मेयर बनने का मौका प्रदान हुआ, अवसर प्रदान हुआ। और मेयर के रूप में प्रीति जी बहुत ही अच्छी में काम कर रही हैं, लोगों में काफ़ी चर्चाएं हैं। जी जी और उतना ही नहीं है, अब सवाल है कि देवा जी भी बेहतर काम पार्टी के अंदर करेंगे। पार्टी का डिसीजन अंतिम डिसीजन होता है, पार्टी जो करते कारण के लोग में लोकप्रियता यूं ही नहीं बनता। जी जी जो नेता बेहतर काम करेंगे निश्चित तौर पर लोगों के अंदर स्वीकारता बढ़ेगी और लोग उन्हें लाइक करेंगे। कभी आपके साथ इस पूरे राजनीतिक अनुभव में और दौर में, इस समय में कभी आपके साथ कोई आपराधिक गतिविधि हुई? नहीं, आपराधिक गतिविधि कुछ नहीं, से आपराधिक गतिविधि मेरे यहाँ कोई नहीं हुई जी। इस तरह का कभी, मैंने आपको बताया जी जी कि विवाद से मैं काफ़ी दूर रहा हूँ जी। कोई विवाद करने का कोशिश भी किया तो मैं उससे काफ़ी दूर भागते रहा। अगर विवाद में फंसे होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। जी जी। और फिर राजनीतिक जीवन में भी बहुत सारी बातें आई, तो कभी थोड़ा सा आक्रोश आया, लेकिन मैं उस पर काबू पा लिया। जी जी कि ये 4.5 साल मेरा यूं ही बीत गया और कभी हर सिद्धि के मतदाता मालिकों ने, जनता मालिकों ने एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं पूर्व हूँ। कभी भी जाने के बाद में सैकड़ों के तादाद में लोग सामने आकर के सम्मान और इज्जत देते हैं, बिठाते और सम्मान करते। तो मुझे लगता है कि वेतन छोड़ कर के बस विधायकी में एक वेतन जुट जाता है। जी, हम आभारी जीवन भर रहेंगे हर सिद्धि के एक मतदाताओं का, मालिकों का, कि 14 दिन के अंदर ही मेरे भाई की पत्नी को जिला परिषद सदस्य बनाने का काम किया जी। जो अभी जिला परिषद सदस्य हैं। और आने वाले दिन में अब देखिए चुनाव अब सामने हैं और पार्टी का जो डिसीजन आता है उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। आपकी पूरी बातों से एक बात तो जो हमारे नौजवान बच्चों को प्रेरणा देती है वो चीज़ तो निश्चित हो गई कि जब भी कोई ऐसा अपवाद फैले या लड़ाई झगड़े वाला कोई ऐसा मामला है तो उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। ये एक प्रेरणा तो मिली हमारे नौजवानों को। उदारवादी और समझौतावादी तो होना ही चाहिए जी, निश्चित होनी चाहिए जी। तो बहुत सारे सवाल हैं बट आपने अपना कीमती समय दिया। मैं अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।